रेजोनेंस। अभी तक हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, और इसमें है अगला हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। या तो हाइपर कंजुगेशन बोल लो या तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल लो। नाम से पता चल रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब बिना बॉन्ड के क्या होना, रेजोनेंस होना, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस होना। इसको समझने के लिए मैं एक एल्कीन लिखूं, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये एल्कीन। और मैं अगर जो आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों एल्कीन्स की, दोनों अलग अलग एल्कीन्स है, अब पूछूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा, ठीक, तो इनकी स्टेबिलिटी को हम बताएंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, ठीक। हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे रेजोनेंस के लिए कंडीशन थी ना कि जो डबल बॉन्ड है और या तो डबल बॉन्ड होंगे वो कंजुगेशन में होंगे, या तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में होनी चाहिए। कंजुगेशन मतलब एकांतर क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होनी चाहिए, एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना, दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के साथ किसमें हो, कंजुगेशन में, ठीक। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। इस जगह पाई बॉन्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो पहला केस तो हम ये देख लेंगे कि जब क्या है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है और पाई बॉन्ड किसमें है, कंजुगेशन में। जिसको ये नहीं पता कि अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन समझने से पहले अल्फा कार्बन समझ लो। अल्फा कार्बन क्या हुआ कि वो कार्बन जो डायरेक्ट अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एग्जांपल देखें इसका, मैंने बात की CH3CH2OH, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन में जो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखें, मैं बात करूं कीटोन की, तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए दो कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इन दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए 3, इससे जुड़े हुए 3, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन से ऐसा समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन से नो बॉन्ड रेजोनेंस होता क्या है। अब पहला मॉलिक्यूल देखो, ठीक। पहले मॉलिक्यूल में क्या है कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक। इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, वो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसे अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना,
इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम क्या बन रहा है, यहाँ पे सिस्टम बन रहा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसमें, अल्टरनेट पोजीशन पे। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाएगा इस वाले कार्बन पे। समझ रहे ना क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो चले गया इस कार्बन के पास। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर था वो चले गया किसके पास, इस कार्बन के पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हटे और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहा, कोई बॉन्ड नहीं रहा, तो हाइड्रोजन निकल गया किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। बॉन्ड हट गया यहाँ से, यहाँ पे हम बॉन्ड नहीं दिखाते। ठीक है, आगे ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, CH। ये सिंगल बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किस कार्बन के पास चले गया, CH2, और इस पे चार्ज आ गया माइनस। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, सेम ही है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो एक अल्फा हाइड्रोजन था, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये बना। यहाँ पे दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है तो सेम दूसरा बन सकता है। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, H+ इधर हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। सेम ऐसी तीसरा स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन भी ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ ये H+ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आ रहा है, इस कारण से बोल रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और पॉसिबल स्ट्रक्चर है तो हम उसे बोल देते हैं क्या, ये रेजोनेंस दिखा रहा है। ठीक, एक चीज और हमने पढ़ी कि अगर जो एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर में रहता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक हो गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल कितने स्ट्रक्चर में रह पा रहा है, 1, 2 और 3 स्ट्रक्चर में। ठीक, दूसरे वाले मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है प्रेजेंट है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो ये वाला मॉलिक्यूल कितने स्ट्रक्चर में रहेगा, सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कौन सा वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, और किसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस वाले एल्कीन के ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये स्टेबल है। ठीक है, और यही प्रोसेस जो मैंने बताई यही क्या है, हाइपर कंजुगेशन हमारे पास। ठीक हो गया, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अगर जो मैं नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालना है तो हम क्या करें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3। हमने इसकी क्या बनाया, 3 स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक हो गया, तो ये तो आ गई पहली बात किसके केस में, एल्कीन्स के केस में। दूसरा, ये चीज कार्बोकैटायन के बारे में बताता है, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। ठीक, कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है, एक तो जैसे मैं कोई कार्बोकैटायन बनाऊं यहाँ पे CH3 CH2 और प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास है
मैंने इसे खोल के लिख दिया CH2+। यहाँ पे क्या होता है, जो अगर जो मैं इस कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन हैविंग प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज मतलब इसके पास क्या है ना, ऑर्बिटल खाली है, और कार्बन तो कौन सा ऑर्बिटल खाली रहेंगे, जनरली इसमें क्या रहता है, पी ऑर्बिटल खाली रहता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल मतलब पाई ऑर्बिटल खाली रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड ठीक हो गया, और एक पाई ऑर्बिटल कंजुगेशन में, ठीक है। पहले वाले में क्या था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई ऑर्बिटल कंजुगेशन में। ये सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल खाली हैं, तो ये कार्बन क्या जाएगा, अपनी वैलेंसी पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देता है। इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या बना देगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो किस तरीके से बना है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसके बाद इस हाइड्रोजन का आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा, ये CH2 बन गया, और ये एक स्ट्रक्चर हमें मिल गया। यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो हमें टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल सकते हैं 3, ठीक है। और ऐसे ही हम ये चेक कर सकते हैं कि जिस कार्बोकेटाइन में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन है, मैं एक और 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, CH3C CH3C, टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेम एक टर्सरी कार्बोकेटाइन और है C2H5C C2H5 C2H5। इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले में तो इस पॉजिटिव चार्ज से 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन जुड़े हैं, तीनों अल्फा कार्बन, ठीक है, और 3 क्या है, ये मिथाइल ग्रुप में, यहाँ पे क्या है, 3 इथाइल ग्रुप है। आपको ये बताना है इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो आई इफेक्ट के थ्रू, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो पहले आई इफेक्ट के थ्रू मैं चेक करता हूँ। तो आई इफेक्ट क्या कहता है कि जितने कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन से ये जुड़े होंगे ना, वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कार्बन या नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू पॉजिटिव कार्बन, तो जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे किससे, इस पॉजिटिव कार्बन से, तो कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बोकेटाइन से कितने जुड़े हुए हैं, 2 2 4 और 2 6। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 2 4 और 2 6 हुए। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, और ये उतना ही न्यूट्रल होता जाएगा। जितना ये न्यूट्रल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा, और जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई इफेक्ट के थ्रू तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसे दूसरा नंबर दे दो, इसे पहला नंबर दे दो, तो सेकेंड वाला स्टेबल है किससे, फर्स्ट वाले से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो आई इफेक्ट के थ्रू तो स्टेबिलिटी का नेचर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो हाइपर कंजुगेशन से देखें। हाइपर कंजुगेशन में मैंने क्या बात की थी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होंगे, सॉरी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो पहले वाले मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, मैं किसके थ्रू बता रहा हूँ, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, ठीक है। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 3 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, 9, ठीक है। दूसरे वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उसे एलिब्रेट कर देते हैं, CH3 CH2 प्लस CH2 CH3 CH2 CH3। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हो गए 3, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे कितने, 2 2 4 और 2 6। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए 6, ठीक। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, पहले वाले की ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो स्टेबल कौन हो जाएगा, पहला वाला स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दो मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्टेबिलिटी आई इफेक्ट के थ्रू अलग आ रही है और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अलग आ रही है। तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मैंने क्या बोला कि पहला वाला स्टेबल है किससे, दूसरे वाले से, और आई इफेक्ट से क्या बोला, दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे, पहले वाले से, ठीक। तो ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देते हैं किससे, आई इफेक्ट से, ठीक है। अब क्योंकि हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं आई इफेक्ट से, इसलिए जो इन दोनों की स्टेबिलिटी का नेचर है, तो स्टेबल कौन है ज़्यादा, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो सही कौन सा हो गया, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वाला, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, सॉरी ज़्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक। तो एक काम तो ये हो जाता है किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, ठीक। दूसरा यूज़ कहाँ होता है, यूज़ मैंने बता दिया, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी दिखानी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी दिखानी है, तो तब यूज़ करेंगे इसका, हाइपर कंजुगेशन का। एक एग्जांपल देके मैं ये टॉपिक ख़त्म कर दूंगा कि एक रिएक्शन आती है हमारे पास, CH3 CH अल्कोहल है हमारे पास, CH2 CH3 ब्यूटेन टू ऑल हमारे पास है। ब्यूटेन टू ऑल का अगर जो मैं डिहाइड्रेशन करूं H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है ना, H2O बाहर निकलता है, ये H2O दो जगह से बाहर निकल सकता है, HHO HHO, ठीक है। तो पहले वाले केस में मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ इधर से, या इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ढंग से लिख दूँ, CH2H CHOH CHH CH। देखो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को मैं नंबर दे दूँ, ये पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मतलब H2O का निकलना, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हुआ, ये वाला H2O बाहर निकला, तो मॉलिक्यूल मिला हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। दूसरे वाले केस में ये वाला H2O बाहर निकला, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब जैसे कल मैंने मार्कोनी का रूल बताया था, यहाँ पे भी क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। और कल भी बताया था कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। तो आईपी हाइपर कंजुगेशन हमने देखा, उसमें बता सकते हैं कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला स्टेबल है। देखो इस वाले मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ
ये 2 कार्बन है तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 3 और 3 6। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये एक अल्फा कार्बन है जो 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2। तो क्योंकि यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, और इसलिए क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम हाइपर कंजुगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।